नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे अमरोहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधन जो किया गया है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 4 बड़ी खबरें आज जिसका जिक्र हम न्यूज़ रूम लाइव में करेंगे। ये चारों बड़ी खबरें एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले ये 4 तस्वीरें आप देखें कि किस तरीके से आज महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है, लेकिन भू समाधि के साथ ही साथ अब उत्तराधिकार को लेकर के भी जो आवाज उठनी है वो शुरू हो गई है। दूसरी खबर हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान दोनों उत्तर प्रदेश में दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर चुनावी रणनीति और इस पर विचार विमर्श और मंथन होना है। आगे की जो रणनीति है वो भी यहां पर तय होगी। इसके अलावा हापुड़ को करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई है, क्योंकि हापुड़ अमरोहा के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर अभी अमरोहा के अंदर भी मुख्यमंत्री ने अभी अपने संबोधन को समाप्त किया है। करोड़ों की सौगात यहां पर भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। चौथी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर वायरल के बाद डेंगू का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई मरीज आपको बता दें कि लगातार काल के गाल में समा गए हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ यहां पर दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये जो स्थितियां हैं वो खराब होती हुई डेंगू की भी नजर आ रही हैं। तो ये चारों बड़ी खबर हैं, एक एक करके आपको विस्तार से बताते हैं और रुक कर लेते हैं पहली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दी गई है, ये बड़ी और अहम जानकारी। और चुनाव माफ कीजिएगा, नरेंद्र गिरी को मौत के बाद जो उनका उत्तराधिकारी है उस पर बवाल शुरू हो गया है। सुसाइड नोट में बलबीर को उत्तराधिकारी बनाने की बात है और उत्तराधिकारी बनने से पहले बलबीर गिरी पर सवाल भी उठने लगे हैं। रामविलास वेदांती ने बलबीर गिरी पर सवाल उठाए हैं। पंचों की बड़ी बैठक के बाद उत्तराधिकारी का ऐलान होगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो सुसाइड नोट में बलबीर को हालांकि उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र था, लेकिन अभी से ही बलबीर गिरी पर कई अहम सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसे गंभीर आरोप भी हैं जो कि उनको लेकर के लगाए जा रहे हैं और अब देखना यह है कि उत्तराधिकार को लेकर के जो सवाल है अब उस पर आगे क्या कुछ सहमति बनती है, क्योंकि आज पंचों की बड़ी बैठक होगी जिसके बाद उत्तराधिकारी का ऐलान किया जाएगा। कर सकते हैं, बताओ, ये तो जांच का विषय है, कौन कर सकता है। जांच होने के बाद ही पता चलेगा, समझे ना। इसलिए जांच होना बहुत ज़रूरी है। मेरा निवेदन है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि सीबीआई की जांच कराई जाए और जांच होने के बाद ही अभियुक्त का निश्चय किया जाए। तो इसमें जो आनंद गिरी का नाम आ रहा, अद्या तिवारी का नाम आ रहा, उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इनको मात्र फंसाने के उद्देश्य से इस तरीके का कार्य किया जा रहा है? जो दृश्य उपस्थित हुआ है उस दृश्य को देखने के बाद और पत्र को पढ़ने के बाद मुझको ऐसा लगता है काम किसी ने किया, फंसाया किसी को जा रहा है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है सीबीआई जांच हो बस। महाराज जी, आप कह रहे हैं आप बलबीर गिरी को नहीं जानते थे। बलबीर गिरी को प्रयागराज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते थे, तो क्या ऐसा आपको शक है कि बलबीर गिरी ही इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है, सिर्फ गद्दी का लालच? और देखिए, ऐसा संदेह के घेरे में पत्र ही बता रहा है। पत्र को पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि जिसका नाम है वो संदेह के घेरे में है। कौन है, किसका नाम है, क्या नहीं है। जब उस व्यक्ति को यहाँ कोई जानता ही नहीं तो उसको उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। जब उसको कोई नहीं जानता है, ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जब सीबीआई जांच होगी तो पता चल जाएगा कौन अभियुक्त है। लेकिन अभियुक्त कोई है, फंसाया किसी को जा रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। महाराज जी, कुल मिला के आपको शक बलबीर गिरी पे है, लेकिन आप खुलकर इस बात को कह नहीं रहे हैं कि बलबीर गिरी ने ही इसमें सारा। ऐसा कि मैं तो जानता नहीं, मैं तो इस बात को जानता नहीं कि कौन है कौन नहीं है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि पत्र में जो लिखा गया है, पत्र में लिखने वाले व्यक्ति कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक असलियत की जानकारी नहीं होगी। इसलिए जांच होना जरूरी है। जांच होने के बाद ही इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। महाराज जी का भी कहना है कि जो भी हो, जिसने भी इस कृत्य को किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जांच हो, जांच के बाद जिसका भी नाम आए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो सीबीआई जांच की मांग है वो भी हो रही है, लेकिन एक तरफ तो भू समाधि दी गई है महंत नरेंद्र गिरी को, लेकिन उसके बाद अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर जो उत्तराधिकार है वो
किसको मिलने वाला है। और इसी पर बातचीत करते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा वरुण भी मेरे साथ मौजूद है। संदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं आज महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो उत्तराधिकार को लेकर के, और आज भी उत्तराधिकारी को लेकर के जो सवाल हैं वो उठने आज से ही शुरू हो गए हैं। फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, जैसे ही उस पत्र में जो सुसाइड नोट मिला था उसमें नाम आया, तो उसके बाद से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। लेकिन आज मुखर होकर कई लोगों ने इस बात को बोल दिया कि जो बलबीर गिरी हैं वो कहीं ना कहीं संदिग्धता के घेरे में आ रहे हैं। उनके नाम को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई, अभी रामविलास वेदांती ने दबे स्वर में इस बात को कहने की बिल्कुल कोशिश की कि जिनके नाम पत्र में हैं वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं। तो बलबीर गिरी एक ऐसा नाम है जो जिनको अभी तक कोई नहीं जानता था, अचानक से इनका नाम सामने आया और ये चर्चा का विषय बन गए, तो कहीं ना कहीं उनका निशाना जो है बलबीर गिरी पे था। उसके साथ ही अब स्पष्ट रूप से अन्य जो साधु संत हैं महत्वपूर्ण, वो भी ये कहने लगे हैं कि ऐसे ही किसी को उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर दिया जाएगा। पहले अखाड़ा परिषद माफ करिएगा निरंजनी अखाड़े की बैठक होगी, उसके जो पंच परमेश्वर हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे, वो निर्णय करेंगे कि कौन योग्य है और कौन जो है इस पूरे गद्दी का महंत या उत्तराधिकारी बन सकता है। लेकिन फिलहाल बलबीर गिरी का नाम लेकर अब कई लोग इस पर चर्चा करने लगे हैं और ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में भी ये भी नाम आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल वरुण, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि एक तरफ तो अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तराधिकार को लेकर के कुछ सवाल उठने शुरू हो गए हैं, हालांकि आज पंचों की भी बैठक है, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन संत समाज से जब भी बातचीत हो रही है सब एक सुर में ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे घटनाक्रम की। हालांकि एटीएस इसमें जो एसआईटी का गठन है वो किया गया है, कैसे देख पा रहे हैं? और अभी जो जांच है उसमें क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है, इस विषय में क्या जानकारी आपके पास वरुण? अभी जो एसआईटी की जांच हो रही है, जिसके अध्यक्ष क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस जांच पे गंभीर नहीं है उच्च अधिकारी, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग राज्यों का मामला है। तो इसमें जो भी एसआईटी गठित होनी चाहिए थी वो आईपीएस लेवल की एसआईटी गठित होनी चाहिए थी, जिससे कि उनको जांच में सुविधा होती। और अगर जांच सीबीआई से करानी है तो जितना जल्दी से जल्दी जांच ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि एविडेंस खत्म होते जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है एविडेंस समाप्त होते हैं, वैसे ही प्राइमरी एविडेंस से छेड़छाड़ हो चुका है, क्योंकि पुलिस के पहुंचने के पहले ही महंत के शरीर को, डेड बॉडी को उतार दिया गया था फंदे से काट के। तो बहुत सारे साक्ष्य खत्म हो चुके हैं ऐसे ही। और अब सीबीआई जांच में जितना देरी करेंगे उतने साक्ष्य दिन पे दिन खत्म होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक और सर्विलांस एविडेंस का भी एक फिक्स टाइम होता है, उसकी भी एक अवधि होती है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठानों में बाहर लगे हैं जिससे हम मदद ले सकते हैं, वो कहीं ना कहीं 3 दिन के लिए होते हैं, 4 दिन के लिए होते हैं। तो जैसे जैसे दिन बीतेगा वो एविडेंस खत्म होते जाएंगे, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने का भी मौका आरोपियों को मिलता जाएगा। बिल्कुल संदीप, अभी आपके पास और क्या जानकारी है? क्योंकि अपडेट कुछ इस पूरे विषय में सामने आ रही है और खासतौर से सीबीआई जांच को लेकर के जो बार बार सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के क्या जानकारी संदीप? देखिए, ये पहले दिन से ही मांग उठने लगी थी कि जैसे ही ये पता चला कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर लिया, उसका सुसाइड नोट मिला, उसके बाद से लगातार साधु संतों में इस बात की मांग होती रही कि इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसका तभी जो है इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब बैठक जो आज होनी थी भू समाधि के बाद वो टाल दी गई है। वो पंच परमेश्वर और अखाड़े की जो बैठक है वो कल होगी। कल बैठक के बाद जो है कुछ निर्णय सामने आएगा। लेकिन अगर हम बात करें अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज की बात, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस तो अपनी जांच कर ही रही है, उसके अलावा हम लोग अपनी आंतरिक जांच भी इस पे कर रहे हैं और जब तक कि जांच का कोई निष्कर्ष नहीं आ जाता है, जांच में कोई जो रिजल्ट है वो सब फाइनल नहीं आ जाता, तब तक संभवतः जो पदाधिकारी है या गद्दी का जो उत्तराधिकारी है उसका ये घोषणा नहीं होगी।
बिल्कुल वरुण, आप अभी किस तरीके से और खास तौर से जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पूरे मामले को जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सीबीआई जांच के लिए तैयार होंगे, लेकिन जो एक सवाल बार बार बरकरार है कि सवाल जांच को लेकर के हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी निष्पक्ष पूरा जो मामला है वो खुलकर सामने आ सकता है। इस विषय में कोई और जानकारी या इसको आगे आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सवाल है। जांच को लेके एक बात जरूर ध्यान देनी चाहिए कि हमेशा जांच लोकल स्तर पे नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इसमें आरोपित भी लोकल स्तर पे रहने वाले हैं और वो बहुत प्रभावशाली लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जांच एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से करानी चाहिए। उसका एक लाभ ये भी मिलता है कि एसटीएफ के पास अब जो संसाधन है वो पुलिस के पास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करने में एसटीएफ माहिर है। एसटीएफ चूँकि इंटर स्टेट का मामला, दूसरे राज्यों के मामले में भी एसटीएफ काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो कहीं ना कहीं इस स्तर के जांच को अगर एसआईटी भी गठित करनी थी तो उसमें ज़रूर आईपीएस लेवल के अधिकारियों को शामिल करना चाहिए था, उसमें एसटीएफ को शामिल करना चाहिए था, क्योंकि पूछताछ का दायरा सिर्फ सुसाइड नोट में शामिल 3 लोग नहीं हैं। अब जो वसीयत हुई है वो भी पूछताछ की जद में आएंगे। महाराज जी का जो गनर महंत जी का था वो भी पूछताछ के दायरे में है, क्योंकि उसने भी अकूत संपत्ति बना ली है। ये भी एक सवाल बार बार उठता है कि महंत के साथ रहते हुए गनर ने आखिर इतनी संपत्ति कैसे बनाई, हाई फाई सोसाइटी में रह रहा है। तो अब पूछताछ का दायरा बढ़ता जाएगा। सच सामने लाने के लिए कहीं ना कहीं एक उच्च स्तरीय टीम बनानी चाहिए थी जिसमें आईपीएस लेवल के अधिकारी शामिल हों। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे जो जांच बढ़ रही है उसमें खुलासा क्या होता है, क्योंकि सब इस वक्त यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो असली वजह है वो क्या है। और अब दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, यानी कि अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान दोनों उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं। लखनऊ में आज शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जहां पर आगे चुनाव की जो रणनीति है वो तय होगी। तो बड़ी जानकारी है, लखनऊ के दौरे पर चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर, दोनों पहुंचे हुए हैं। शाम को बैठक होनी है, 22 की रणनीति को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। लखनऊ के दौरे पर हैं चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। तो 22 के रण के लिए रणनीति बनेगी, ये बड़ी और अहम जानकारी। और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अनुराग ठाकुर की भी मौजूदगी रहेगी और आज शाम बीजेपी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। 22 के रण के लिए रणनीति बनाई जाएगी। लखनऊ दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तो चुनाव प्रभारी आगे की जो रणनीति है उसको तय करेंगे। विधानसभा चुनावों में अब 3 से 4 महीने का वक्त है और ऐसे में अब लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करती हुई दिख रही है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा है कि संगठन से लेकर के बूथ स्तर तक मजबूती देने की कोशिश पहले भी की जाती रही। और अब एक बार फिर से, अब चूंकि चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्तियां अभी हाल में ही हुई हैं धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर की, और ऐसे में अब क्या नई रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंकते हैं ये दोनों ही प्रभारी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा और अपने आप में बेहद अहम रहेगी आज की होने वाली ये बैठक। देखना यह है कि आज क्या कुछ यहाँ पर इस बैठक के बाद निकलकर सामने आता है। बातचीत करेंगे, रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रजनीश, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर दोनों पहुंच रहे हैं आज लखनऊ, आज शाम को बैठक भी होनी है, क्या जानकारी? बैठक कुछ देर में ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान आ गए हैं, बस इंतजार है अनुराग ठाकुर का। उनका जो रीशेड्यूल हुआ था, जो उनकी पहले टाइमिंग, उसके बाद वो 1 घंटे बाद आ रहे हैं। 5:30 बजे तक वो भी लखनऊ में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन दिया था कि 350 सीट से अधिक चुनाव जीतना है, तो उसी के रोड मैप पर आज मंथन होगा। राधे मोहन सिंह पार्टी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। बाकी जो उनके सह प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, सब लोग धीरे धीरे वो आएंगे। कुछ देर बाद लगभग जो यह अंदेशा लग रहा है कि मीटिंग लगभग 6:30 बजे स्टार्ट होगी और लगभग ये मैराथन बैठक 4 घंटे तक चलेगी और उस बैठक में तय किया जाएगा। हालांकि ये 22, 23, 24 3 दिन बैठक चलेगी, लेकिन रोड मैप पे बहस होगी तक कैसे क्या करना है और कैसे मिशन 2022 को जीतना है। जी रजनी, एजेंडा आज का क्या रहेगा? खास तौर पर है ही नहीं, क्या कोई रणनीतिक एजेंडा भी इस समय तैयार होता हुआ आपको नजर आ रहा है जिसके तहत आज ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, या फिर उसी के आधार पर आगे हमको देखने को मिलेगा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से रणनीतिक तौर पर मजबूत किया जा रहा है? कर पाए आप? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, नए रूपरेखा की पार्टी, नए तरीके से काम करे। जो भी इनका एजेंडा होगा वो गोपनीय एजेंडा है, मीडिया में उसको ट्रेस आउट नहीं किया गया है। हाँ, जो जिस तरीके से लोगों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है, कुछ नया तय होगा,
कुछ नई रणनीतियां बनेगी। जो इनकी पहले वाली बैठक हुई थी उस पर समीक्षा होगा कि अभी तक आपने क्या किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रोज नए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। कभी बूथ पे जाने का कार्यक्रम होता है, कभी कार्यकर्ताओं को, और लगातार इधर इनका कार्यक्रम भी चल रहा है जो जिसमें सरकार की उपलब्धियां लोगों के आके बता रहे हैं। मिला के जो भी बैठक होगा, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि जो बैठक है 22, 23, 24 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन बाद पता चलेगा कि इनका रोड मैप क्या है, क्योंकि ये मीडिया से आधिकारिक बातचीत करने से लोग बच रहे हैं। जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे हम प्रदेश महामंत्री की बात करें, राष्ट्रीय प्रदेश संगठन महामंत्री की बात करें, ये लोग हैं जो बता सकते हैं लेकिन बता नहीं रहे। कह रहे हैं कि देखिए होता है क्या, लेकिन इतना तय है, राधे मोहन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये हम लोग महीनों से काम कर रहे हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव जीतना है और उनको पता है कि जब 2022 यूपी को जीत लेंगे तो होने वाला आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पिच की बैटिंग आसान होगी। जी रजनीश, इस बैठक का समय अगर अपडेट कर पाएं तो थोड़ा सा इसको भी बताएं, ये समय क्या है, कब से ये बैठक शुरू होगी, और दूसरा क्या सिर्फ एक दिवसीय दौरे पर ये दोनों प्रभारी पहुंचे हुए हैं या आगे भी अभी इनका रुकने का यहाँ कार्यक्रम है, या आगे का क्या कार्यक्रम, कोई जानकारी इस विषय में? ये कार्यक्रम आज से बैठक चालू होगा लगातार 24 तक चलेगा, लेकिन कल चूंकि उनको गोरखपुर में जाना है, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का उनको उद्घाटन भी करना है, लेकिन बैठक चलती रहेगी। बैठक में लोगों से फीडबैक लिया जाता रहेगा कि आपके बूथ पे क्या काम कर रहा है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंची कि नहीं पहुंची। और जिस तरीके से लगातार बूथ चलो अभियान, कार्यकर्ता संवाद, ये कार्यक्रम हो रहे हैं, उसकी भी समीक्षा होगी, फीडबैक लिया जाएगा। क्योंकि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सुनील बंसल जी मौजूद रहेंगे, सारे महामंत्री मौजूद रहेंगे, तो एक फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि नीचे से ये लोग फीडबैक लेते रहते हैं समय समय पर। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ और अमरोहा के दौरे पर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा आज दौरा रहा है। दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री ने किया है। हापुड़ को करोड़ों की सौगात दी है और अमरोहा के दौरे पर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। नोएडा, हापुड़ और अमरोहा का दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया और हापुड़ को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा आज दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, हापुड़ को करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। और इसी के साथ एक और बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। आनंद गिरी को आपको बता दें कि कोर्ट में पेश किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। इसके अलावा कड़ी सुरक्षा के बीच में आज कोर्ट में पेश किया गया आनंद गिरी को, तो ये बड़ी जानकारी है। आनंद गिरी को कोर्ट में पेश किया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये पेशी हुई है। कोर्ट ने फिर आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आज ये पेशी हुई है। बड़ी जानकारी है, कोर्ट ने आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कल आपको बता दें कि गिरफ्तारी हुई थी, पूछताछ हुई और आज कोर्ट में पेश किया गया और अब यहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आनंद गिरी को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है, कड़ी सुरक्षा के बीच में ये पेश किया गया है। आनंद गिरी और आदित्य तिवारी को भी न्यायिक हिरासत मिली है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। आदित्य तिवारी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी है। आनंद गिरी, आदित्य तिवारी दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद गिरी और आदित्य तिवारी को न्यायिक हिरासत यानी कि 14 दिन के लिए भेजा गया है और अब यहां पर आगे पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। प्रयागराज कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी हुई आनंद गिरी और आदित्य तिवारी दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत हुई है। कोर्ट में आज उनको पेश किया गया था। प्रयागराज कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर है। तो दोनों का ही नाम आपको बता दें कि जो सुसाइड नोट मिला है उसके अंदर जिक्र था, और भी सुसाइड नोट के अंदर नाम थे, लेकिन 2 लोगों को गहन पूछताछ के लिए ले जाया गया था। इनसे लगातार कल भी पूछताछ हुई थी और आज दोनों को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आनंद गिरी के साथ पहले भी विवाद रहा है, जो आपको पता है।
मठ को लेकर के, संपत्ति को लेकर के विवाद था। हालांकि बाद में माफी आनंद गिरी ने मांगी थी, उसका एक वीडियो भी आपने देखा होगा जो कि खूब वायरल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी जो शक की सुई है वो आनंद गिरी के ऊपर लगातार थी और ऐसे में पूछताछ हो रही थी आनंद गिरी से भी, आद्या तिवारी से भी। लेकिन अब न्यायिक हिरासत दोनों को 14 दिन की दी गई। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अभिषेक, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी को और आद्या तिवारी दोनों को क्या जानकारी? दोबारा जांचते हैं कि मैं जो सुना वो सही था कि नहीं। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? अभिषेक, क्या जानकारी है 14 दिन की न्यायिक हिरासत आनंद गिरी और आद्या तिवारी दोनों को? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट में पेश हुआ, मात्र 5 मिनट ये पूरा मामला चला और काफी जद्दोजहद करनी पड़ी पुलिस को यहाँ पर कोर्ट रूम में लाने से लेकर के कोर्ट रूम परिसर से बाहर ले जाने को, क्योंकि अधिवक्ताओं की यहाँ भारी यहाँ जमावड़ा था और इस भीड़ के बीच में पेश कराना और कोर्ट के सामने उनको पेश करके बात रखवाना, और जिसके बाद से जो सीजेएम कोर्ट में फैसला लिया गया और उन्हें दोनों लोगों को, आद्या तिवारी और सीधे तौर पर उनके शिष्य आनंद गिरी को जो है 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। और उस पूरे मामले में अब पुलिस को वक्त मिल जाएगा कि वो इसमें पूरे प्रकरण में जो है बारीकी से केस की जितनी भी तफ्तीश है, जो भी तरह हैं, उनको खोले और उसको सीधे तौर पर चुनौती लेकर के पुलिस इसको काम कर रही थी, क्योंकि इसीलिए जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही थी। बाकायदा मीडिया को दूर रखा जा रहा था और गुप्त तरीके से यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है डॉक्टरों की खास निगरानी पैनल में किया गया। तो ऐसे में इस हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए कड़ी दर कड़ी जो है यहाँ पर केस को जो है सुनवाई हुई, उसी के आधार पर जो है 14 दिन की हिरासत में भेजा गया। सबसे अहम और बड़ी बात ये रही कि आनंद तिवारी ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर सीधा ये बोला है, सत्यमेव जयते और सत्य की जीत होगी। तो कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि उनका इस केस से जो भी उन पर आरोप लग रहे हैं और जो लोग भी उनको इसमें साजिशन, उनका कहना है कि एक तरह से वो इशारा कर रहे हैं कि उनको इसमें साजिशन, उनका कहना है कि एक तरह से वो इशारा कर रहे हैं कि उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जिसके बुनियाद तो उन्होंने छोटे शब्दों में कहा सत्यमेव जयते। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि वो ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाए, लेकिन वो ये एक बात चलिए, शुक्रिया अभिषेक इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आनंद गिरी और आद्या तिवारी को, और देखना यह है कि इसमें अब आगे जब पूछताछ होती है तो क्या खुलासा होता है। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।